इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि खेत का क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है। देखिए, आयत का क्षेत्रफल निकालना आप लोग जानते होंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना आप लोग जानते होंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना जानते होंगे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आखिर खेत का क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है? जो खेत होता है उसका तो आकृति जो होता है वह कई प्रकार का होता है। कुछ खेत आयत की आकृति का भी होता है और कुछ खेत जो होता है यह वर्ग की आकृति का भी होता है। और कुछ खेत ऐसा होता है जिसका चारों भुजाएं जो होता है वह अलग अलग होता है, यानी कि जिसमें कोई निश्चित आकृति ही नहीं होता है। जैसे कि इसी खेत को देखिए, इसमें एक जो रेखा है यानी कि एक जो भुजा है, या यूं कहे कि एक जो खेत को बांटने वाला चिन्ह है वह 20 मीटर है, एक 35 मीटर है और एक 40 मीटर है और एक 30 मीटर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो खेत की सभी भुजाएं हैं, जो खेत को बांटने वाली जो सभी रेखा हैं, इन सभी की लंबाई अलग अलग है। तो जब इस प्रकार का खेत है तो आखिर हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जी हाँ, यही इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालना भी बहुत ही आसान है, लेकिन यह आयत के क्षेत्रफल की तरह नहीं है और ना ही वर्ग के क्षेत्रफल की तरह है। जानते हैं यह कौन से आकृति की तरह है? पहले आप सोचिए और बताइए मुझे कि यह किस आकृति की तरह दिखाई दे रहा है। देखिए, यह जो चार गो भुजा से बना है, यानी कि खेत जो होता है अधिकांश वह तो चार गो भुजा से मिलकर बना होता है, यानी कि उसका चार गो रेखा चिन्ह होता है उसको बांटने वाला। इस तरह से चार गो रेखा से मिलकर बना होता है। अब यह रेखा चाहे बड़ा छोटा हो या सभी एक समान हो या कैसा भी हो, लेकिन चारे गो रहता है अधिकांश खेत में। बहुत कम ऐसा खेत होता है जिसमें तीन गो इस तरह का रहता है, लेकिन अधिकांश में चार गो रहता है। तो पहले हम यह जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर यह आकृति किस चीज़ जैसा है। तो देखिए, इस तरह का आकृति एक होता है मैथ में समलंब चतुर्भुज का। जी हाँ, जो समलंब चतुर्भुज होता है ना, वह भी इसी तरह का होता है। उसमें भी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, लेकिन वहाँ पर समलंब चतुर्भुज में एक कंडीशन रहता है कि उसके जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, कोई भी दो भुजाएं, वो आपस में समानांतर होती हैं। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया कि समानांतर भुजाएं किसे कहते हैं। तो देखिए, दो रेखाएं तब समानांतर कहलाएगी जब उसको हम कितना भी आगे बढ़ाएंगे तो वो एक दूसरे को काटेगी नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यह एक रेखा है और एक रेखा यह है। यदि हम इसको कितना भी आगे बढ़ाएं ना इधर और इसको भी इधर, तो यह दोनों यदि एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों रेखाएं समानांतर हैं। यदि मान लीजिए कि यही रेखा इस तरह से, एक रेखा इस तरह से है और एक रेखा इस तरह से है, दो रेखा हैं, लेकिन इन दोनों को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर कट कर जा रहा है, तो यह समानांतर रेखा नहीं है। तो आप यह भी जान गए इसमें एक नया चीज़ कि समानांतर रेखा किसे कहते हैं। तो वैसा रेखा जो एक दूसरे को कितना भी बढ़ाने पर नहीं काटे तो उसे समानांतर रेखा कहते हैं। तो अब आप समानांतर रेखा समझ गए ना, तो अब एक बार समलंब चतुर्भुज की परिभाषा भी समझ लीजिए। तो समलंब चतुर्भुज का परिभाषा यह कहता है कि वैसा चतुर्भुज जिसके दो भुजाएं आपस में समानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए, यह जो खेत है ना, भले ही इसके सभी भुजाएं अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो लाइन है, खेत को बांटने वाला रेखा है, और यह जो नीचे वाला है, यह लगभग दोनों समानांतर हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो आकृति बनती है वह एक समलंब चतुर्भुज की जैसी बनती है। अब समलंब चतुर्भुज की जैसी आकृति बनती है तो सिंपल सा बात है कि इसका यदि क्षेत्रफल हमें निकालना होगा तो हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि निकाल देते हैं तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। हम इस खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, इसका मैं सूत्र यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप भी याद कर लीजिएगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, यह जो चिन्ह है ना, यह चतुर्भुज का चिन्ह है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे समानांतर भुजाओं का योग। यहाँ पर समानांतर भुजाएं कौन है? देखिए, एक भुजा यह है AB और एक है CD। यह दोनों समानांतर नहीं है,
देखिए यह तिरछा तिरछी है और इन दोनों को हम आगे बढ़ाएंगे ना तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पर यह दोनों भुजाएं आपस में कट जाएगा, क्योंकि इस तरह से है तो आगे बढ़ाने पर कटेगा ही। लेकिन यह जो भुजा है देखिए यह ऊपर वाला और नीचे वाला यह दोनों इस तरह का है, इसको हम कितना भी आगे बढ़ाएंगे ना तो यह कटेगा नहीं। तो यही समानांतर भुजा है। तो चलिए अब इसका भी हम क्षेत्रफल निकाल कर इसका काम तमाम कर देते हैं। तो सूत्र में सबसे पहले 1/2 है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1/2। उसके बाद गुणा में ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है तो ऊंचाई है 30 मीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30। उसके बाद फिर देखिए गुणा का चिन्ह है तो गुणा। उसके बाद कह रहा है कि समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजा कौन कौन सी है, एक है यहाँ पर AB और एक है यहाँ पर CD, तो इनका योग हम लिखेंगे। तो यह जो है 20 मीटर है और नीचे वाला जो है यह 40 मीटर है, इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 ज्यों करते हैं, उसके बाद गुणा 30, उसके बाद गुणा और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 20 और 40 जोड़ेंगे तो आएगा 60। उसके बाद देखिए यह 2 से कटेगा तो कटा दीजिए, तो 2 से 60 कटेगा कितना बार में 30 बार में कटेगा, तो हम यहाँ पर कटा देते हैं। उसके बाद देखिए ऊपर में बचा है 30 और फिर एगो यहाँ पर 30 बचा है। अब इन दोनों को आपस में गुणा करा दीजिए, तो इन दोनों को हम आपस में गुणा कराएंगे तो जानते हैं कि आएगा 3 का 9, यह आ जाएगा 900, इस तरह से आ जाएगा और यह हो जाएगा 900 मीटर स्क्वायर और इतना ही आ जाएगा इस खेत का क्षेत्रफल। तो यही जो तरीका है सबसे आसान तरीका है और सबसे सुविधाजनक तरीका है और इससे कोई भी ऐसा आसान तरीका नहीं है कि जिससे इतना आसानी से और इतना जल्दी हम खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जो सबसे आसान तरीका है और जिससे सबसे जल्दी खेत का क्षेत्रफल निकलेगा वह तरीका यही है। तो मैं यह आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खेत का क्षेत्रफल निकालना सीख गए होंगे। देखिए इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस खेत का भी क्षेत्रफल नापना होगा और यदि वह खेत ऐसा हो कि उसके जो सभी भुजाएं हैं यानी कि उसके जो सभी रेखाएं हैं वह अलग अलग लंबाई के हो, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा कॉपी पर और नोट कर लीजिएगा कि कौन भुजा कितना लंबा है। उसके बाद जिस तरह से सिंपल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है उस तरह से निकाल दीजिएगा, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा।